Okay, welcome back to the channel. Now, in today's topic, we are going to see regulation of gene expression. Now, in transcription and translation, I have talked many times that what is gene expression. So, gene expression हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, but here we are talking about the regulation of gene expression. So, regulation कैसे होता है gene expression का? Actually, जीन एक्सप्रेशन वी नो इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस. ठीक है, जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि फिनोटिपिक एक्सप्रेशन. ठीक है, जब हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं, वी हैव अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. वन ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए इज बीइंग transcribed and then translated to form that protein. That protein work as a phenotypic expression. So gene expression is a two step process. लेकिन जीन एक्सप्रेशन को भी रेगुलेशन की जरूरत है. दैट मीन्स synthesis of प्रोटीन या सिंथेसिस ऑफ mRNA, देन mRNA से प्रोटीन बन रहा है, तो उसकी सिंथेसिस कब और कैसे होगी, तो उसका भी रेगुलेशन होता है, बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड एवरी टाइम. ठीक है, अब जैसे कोई प्रोटीन है, देयर आर सर्टेन प्रोटीन और एंजाइम बॉडी को हमेशा नहीं चाहिए. इट इज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम इन अ पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन या पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ अ बॉडी रिक्वायर्ड. तो वो कब एक्टिव होगी, कब स्विच ऑन होगा, कब स्विच ऑफ होगा, दैट इज व्हाट कम्स अंडर द रेगुलेशन. ठीक है ना, कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, उसकी जरूरत है या नहीं है, उसके प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है या नहीं. तो इस तरीके की हमारे लिए हमें ये पता होना चाहिए कि दो जीन्स प्रेजेंट होती हैं. तो जीन्स आर ऑफ टू टाइप्स. एक कॉन्स्टिट्यूटिव होती है, एक हाउसकीपिंग होती है. So generally there are two types of genes. One is your constitutive and second one is your housekeeping. तो अगर हम constitutive की बात करते हैं तो constitutive वो genes होती हैं which is always active and it has to be expressed always. वो हमेशा express करती है, मतलब ऐसे जीन्स जिनका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हमेशा होता है, बिकॉज उसका जो प्रोटीन या उससे जो एंजाइम मिल रहा है उसकी बॉडी को रिक्वायर्ड ऑल ओवर द पीरियड है. कोई एक पर्टिकुलर पीरियड या पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन में उसकी जरूरत नहीं होती है, उसकी जरूरत हमेशा होती है. हम लोग ने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ा था कि कैसे होता है. ठीक है, लेकिन कब किस किस केसेस में होगा, किस किस केसेस में नहीं, वो नहीं पढ़ा था. तो रेगुलेशन इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि कब स्विच ऑन होगा, कब स्विच ऑफ होगा. तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स वो जीन्स हैं जिनमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हमेशा होता रहेगा. इट विल नेवर स्टॉप, बिकॉज बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो हमेशा वो प्रोसेस चलेगा. लेकिन हाउसकीपिंग जीन्स वो जीन्स होती हैं that are only activated for a particular environmental condition या for a particular period of a time. ठीक है, हाउसकीपिंग जीन्स आर नॉट ऑलवेज एक्टिव. वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए एक्टिव होती हैं कि उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो प्रोटीन, उससे जो प्रोटीन मिल रहा है या जो भी एंजाइम या प्रोडक्ट मिल रहा है, वो प्रोडक्ट की बॉडी को जरूरत है उस समय या उस एनवायरमेंटल कंडीशन, बिकॉज एनवायरमेंटल कंडीशन इन्फ्लुएंसेस. तो एक बहुत छोटा सा इसका एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे कि लैक्टोपरॉन. इन क्लास 12th ऑल्सो वी हैव स्टडीड. लैक्टोपरॉन क्या होता है, लैक्टोज. ठीक है ना, अगर सर्शिया कोलाई है, ठीक है, ई कोलाई है, ई कोलाई को हम एक सॉल्यूशन में रखते हैं या उसकी इन्वायरमेंटल सराउंडिंग्स में ग्लूकोज है और लैक्टोज दोनों है, तो पहले तो ये ग्लूकोज लेगा, लेकिन इफ इन केस ग्लूकोज नहीं तो ये क्या करेगा, ये लैक्टोज लेगा, लैक्टोज को तोड़ेगा. ठीक है, तो उसको तोड़ने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए, ठीक है, जो एंजाइम्स चाहिए वो तभी एक्टिव होंगे जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा और ग्लूकोज नहीं होगा, क्योंकि उसके पास अब कोई और ऑप्शन है नहीं, उसको तो सिर्फ लैक्टोज को ही यूटिलाइज करना है, क्योंकि अब ग्लूकोज वाला तो ऑप्शन उसके पास बचा नहीं. तो उसको लैक्टोज को तोड़ना होगा ताकि उसको ग्लूकोज मिल सके, तो वो ऐसे तो नहीं टूट जाएगा. फॉर दैट एंजाइम्स आर नीडेड. और एंजाइम्स कैसे बनेंगे, एंजाइम्स इज अ टाइप ऑफ अ प्रोटीन ओनली ना. एंजाइम ज्यादातर प्रोटीन ही होते हैं, तो वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी पड़ेगी. और प्रोटीन कैसे सिंथेसिस होगा, जब जीन का एक्सप्रेशन होगा. तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में हमने उस सिस्टम को, उस जीन्स को एक्टिव करवाया कि वो हमें वो प्रोटीन बनाए. तो ऐसी जीन्स जो हमेशा एक्टिव नहीं होती,
फॉर अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन में ही एक्टिव होती हैं, उन्हें हाउसकीपिंग जीन्स कहते हैं, जिसका एग्जांपल है लैकोपेरोन, ट्रिप्टोफैन, ओपेरोन। ये सारी के सारे क्या हैं, हमारे हाउसकीपिंग में ही आते हैं, क्योंकि ये एक शॉर्टर पीरियड ऑफ अ टाइम के लिए या कोई इन्वायरमेंटल कंडीशंस के वजह से ही एक्टिव होते हैं। होप कि ये दो तरीके के जीन्स समझ, तो इसीलिए कहते हैं रेगुलेशन, मतलब कैसे पता चलेगा कि अब एक्टिव होना है, कि अब स्विच ऑन होना है, अब स्विच ऑफ होना है, दैट इज व्हाट द रेगुलेशन इज। ठीक है, सो ये हो गया जीन्स के बारे में। यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूटिव हाउसकीपिंग और क्यों हमें हाउसकीपिंग का रेगुलेशन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि एक चीज होती है बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब जीन का रेगुलेशन किसी भी लेवल पे हो सकता है, मोस्टली ये इनिशिएशन लेवल पे होता है, बट जरूरी नहीं है कि ये इनिशिएशन के लेवल पे हो, ये कभी कभी इलोंगेशन या फिर टर्मिनेशन के भी लेवल पे हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग, अब ये तो हम लोग ने पढ़ लिया, एक और चीज हम लोग को पता होना चाहिए, रेगुलेटरी जीन। ठीक है, रेगुलेटरी जीन क्या होता है, अब ये सब पता होने से पहले, सबसे पहले अगर हमने लैक ओपेरॉन का एग्जांपल दिया है तो ओपेरॉन क्या है यही पता होना चाहिए। सो ओपेरॉन वाज अ मॉडल। ठीक है, ये ओपेरॉन एक मॉडल है जो कि जेकब एंड मनोट ने दिया था। ठीक है, इन 1961 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन 1961 इन्होंने एक मॉडल दिया था इन दोनों ने। ठीक है, उसमें इन्होंने ये बताया था कि ओपेरॉन क्या, ओपेरॉन इज द यूनिट। ठीक है, ओपेरॉन इज नथिंग बट इट्स अ यूनिट। तो ओपेरॉन एक्चुअल में क्या होती है, एक यूनिट होती है बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन की और रेगुलेशन की। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ओपेरॉन, व्हाट इज ओपेरॉन, सो इट इज अ यूनिट फॉर बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन, बैक्टीरिया की जीन को एक्सप्रेस करवाने में एंड रेगुलेशन करवाने में। ठीक है, और इसमें कितने सेगमेंट्स होते हैं, क्या क्या पोर्शन इन्वॉल्व है, हमने वी थिंक वी नो, हम लोग ने ये पढ़ा है कि प्रमोटर होता है जब हम लोग ने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था, तो वैसे इसमें भी कुछ चीजें होती, जैसे कि हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हमें ये तो पता था कि एक होता है प्रमोटर, जहां से हमारा प्रमोटर, वी ऑल नो दिस, ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा है हमने, प्रमोटर होता है। ठीक है, सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर, मेकिंग अ बॉक्स एंड राइटिंग किससे क्या बाइंड करता है। तो हमें ये पता है कि प्रमोटर से हमारा क्या बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, तभी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। प्रमोटर में ही, प्रमोटर से लेके कुछ पोर्शन प्रमोटर का और कुछ पोर्शन प्रमोटर के आगे का, और प्रमोटर कहाँ होता है, इनिशिएशन से पहले, तो +1 से पहले ही प्रमोटर होता है। सपोज यहाँ +1 है तो उससे जस्ट पहले हमारा प्रमोटर रहेगा, और फिर एक सेगमेंट आता है ऑपरेटर का। एक्चुअल में ऑपरेटर जो है वो कुछ सेगमेंट प्रमोटर का लेता है और कुछ सेगमेंट उसके आगे का लेता है। ठीक है, कुछ सेगमेंट प्रमोटर का लेता है और कुछ उसके आगे का। दिस इज फॉर दी लैक ओपेरॉन, ये मैं लैक ओपेरॉन की बात करती हूँ। ठीक है, तो लैक ओपेरॉन में जो ऑपरेटर है वो -5 से +21 बेस पेयर तक जाता है। ठीक है, -5 यानी यहां से -5 टू +21, ये ऑपरेटर का पोर्शन है। ठीक है, ऑपरेटर के कुछ दूर पे ही हमारे क्या प्रेजेंट रहती हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट है, जिसे सपोज आई एम जस्ट गिविंग, अगर हम इसके केस में बात करें तो ZYA होता है, ZYA, these are your structural genes। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात किया था ऑपरेटर से, तो ऑपरेटर से क्या बाइंड करता है वो समझते हैं। ऑपरेटर से हमारा रिप्रेसर बाइंड करता है। अब ये रिप्रेसर क्या होता है, व्हाट इज रिप्रेसर, सो लेट्स सी। एक्चुअली में क्या होता है, इस प्रमोटर और इसके आगे यहाँ पे हमारा एक्टिवेटर होता है, या एक्टिव बाइंडिंग साइट कह सकते हैं। ठीक है, और इससे भी पहले हमारी यहाँ पे कुछ जीन्स प्रेजेंट रहती हैं जिन्हें कहते हैं रेगुलेटरी जीन। ठीक है, यहाँ पे रेगुलेटरी जीन्स होती हैं। जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो रेगुलेटरी जीन का mRNA बनता होगा,
और जब रेगुलेटरी जीन का एमआरएनए बनता है तो उसका ट्रांसलेशन होता है, और उसके ट्रांसलेशन से प्रोटीन कह सकते हैं बनता है, प्रोटीन। यही प्रोटीन या तो रिप्रेसर होगा या एक्टिवेटर होगा, ठीक है, या तो वो रिप्रेसर होगा या वो एक्टिवेटर होगा। तो यहां से 2 पॉइंट आया कि या तो ये एक्टिवेटर होगा या ये रिप्रेसर होगा, ठीक है। अब एक्टिवेटर क्या होता है और रिप्रेसर क्या होता है? एक्टिवेटर इज द कंपाउंड वी कैन से व्हिच एक्टिव गोज एंड बाइंड टू द एक्टिव बाइंडिंग साइट, ठीक है। एक्टिवेटर्स क्या होता है? अब हमें एक चीज समझना चाहिए कि बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब जब एक्टिवेटर और रिप्रेसर दोनों बाइंड नहीं है, सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज आके प्रमोटर से बाइंड किया, तो नॉर्मल स्पीड पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, दैट इज अ बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाने या घटाने में कौन इन्वॉल्व होता है? एक्टिवेटर और रिप्रेसर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अगर अबव बेसल लेवल मतलब हमें ट्रांसक्रिप्शन को और अच्छे से उसकी एफिशिएंसी और अच्छी करनी है, तो हम उस पे एक्टिवेटर को बाइंड करते हैं, ठीक है। अगर एक्टिवेटर जाके एक्टिव बाइंडिंग साइट पे जुड़ जाता है और फिर प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज आता है, तो उसकी बाइंडिंग को इंक्रीज करता है, ठीक है, उसकी बाइंडिंग को इंक्रीज करता है और ये कोशिश करता है कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ये और एफिशिएंटली हो सके। तो इसने क्या किया? इसने नॉर्मल कंडीशन से उसके इफिशिएंसी को बढ़ाया, दैट इज व्हाट द एक्टिवेटर इज ऑल अबाउट, मतलब इट इंक्रीजेस द बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और रिप्रेसर क्या करता है? रिप्रेसर गोज एंड बाइंड्स टू द ऑपरेटर। अब यही यहाँ पे अगर ये ऑपरेटर बाइंड हो गया और ये आया आरएनए पॉलीमरेज, फिर यहाँ पे बाइंड होता है, तो ये क्या कर देगा? अब कोई चीज उसके बीच में या उसके आगे प्रेजेंट है तो उसका मूवमेंट क्या होगा? उसका मूवमेंट इम्पीड होगा, उसका मूवमेंट रुकेगा, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज की मूवमेंट रुक जाती है या वो उतनी टाइटली वहां पे बाइंड नहीं हो पाता प्रमोटर पे, जिसके वजह से ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता या बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो दैट इज बिलो द बेसल लेवल। तो एक्टिवेटर enhances the process of transcription by binding it to the active site, ठीक है, which help the RNA polymerase to carry out the process more efficiently, and hence the rate of transcription is above the basal level. But repressor goes and binds to the operator which is present -5 to +21, and when the RNA polymerase comes and binds to the promoter, it impedes the movement, it stops the movement of the RNA polymerase and hence decreases the transcription level below. तो इसमें क्या हुआ? below transcription level हुआ, तो that is what your activator enhances the process, repressor decreases the process below basal level. So ये regulatory genes होती है which is present in that sequence just before this promoter and active binding site. तो उसका product क्या होता है? उसका जो प्रोडक्ट होता है वो रेगुलेटरी प्रोटीन होता है। ये रेगुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेटर भी हो सकती है, रिप्रेसर भी, डिपेंडिंग ऑन क्या सिंथेसिस किस के रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 केसेस हो सकते हैं, या तो वो ऐसी प्रोटीन बना रही है जो एक्टिवेटर का तरह काम करेगा, वो प्रोसेस को अच्छे से करवाएगा, जैसे पॉजिटिव कंट्रोल में। पॉजिटिव अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैं सिर्फ थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ कि पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ लैक ओपेरॉन में क्या होता है? एक्टिवेटर जो बनता है वो एक्टिवेटर एक्टिव साइट से बाइंड होता है, उसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज बहुत अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो स्ट्रक्चरल जीन्स जो होती हैं वो एमआरएनए बनाती हैं और उससे वो प्रोटीन मतलब जीन का एक्सप्रेशन होता है उसमें, ठीक है। और वहीं अगर रिप्रेसर बाइंड हो गया तो नहीं होगा। तो रेगुलेटरी प्रोटीन दोनों भी बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट द सिचुएशन इज और किस ओपेरॉन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द प्रमोटर। तो प्रमोटर समझ में आया कि आरएनए पॉलीमरेज जिससे बाइंड करता था, ऑपरेटर वो सीक्वेंस है जो प्रेजेंट होता है प्रमोटर के बाद, लेकिन उसमें कुछ हिस्सा प्रमोटर का भी आता है जिससे रिप्रेसर बाइंड करता है, और एक्टिव बाइंडिंग साइट से एक्टिवेटर बाइंड करता है, और रिप्रेसर और एक्टिवेटर ही दोनों ही रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट है, रेगुलेटरी जीन प्रोडक्ट है ये दोनों ही। होप टिल हियर इट्स ऑलमोस्ट क्लियर है चीजें, ठीक है। और स्ट्रक्चरल जीन्स क्या है? स्ट्रक्चरल जीन्स आर दोज व्हिच विल फॉर्म व्हाट?
जो mRNA बनाएंगी ट्रांसक्रिप्शन, और उसके बाद ट्रांसलेशन होगा और वो क्या बनाएंगी, प्रोटीन बनाएंगी। वो प्रोटीन्स, या जैसे इसके में क्या है ZYA है, ठीक है, तो वो प्रोटीन्स उस फंक्शन को जिसके लिए वो रिक्वायर्ड है उसको कैरी आउट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज, अब एक चीज और होता है, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चरल जीन्स जो है ना, ये जो mRNA बनाती है ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, ठीक है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA के स्ट्रक्चरल जीन्स अलग अलग हैं। यहाँ पे जो लास्ट में प्रोडक्ट्स बनेंगे वो 3 ही प्रोडक्ट बनेंगे, बीटा गैलेक्टोसिडेज, एसिटिल ट्रांसफरेज और क्या कहते हैं आपका, दैट विल बी परमेज। ये तीनों अलग अलग बनेंगे, बट वो तीनों क्या है, तीनों के लिए एक ही प्रमोटर है, एक ही ऑपरेटर है और एक ही मतलब है, तो उसकी वजह से एक ही प्रमोटर है ना, एक ही ऑपरेटर है, उसके लिए एक ही एक्टिव बाइंडिंग साइट भी है। सो उसके लिए ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA बनाता है, दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज, ठीक है। उसके बाद हमें समझ में आया कि ओपेरॉन क्या होता है। ओपेरॉन, अब इसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट है, रेगुलेटरी जीन भी, एक्टिव बाइंडिंग साइट भी, प्रमोटर भी, ऑपरेटर भी और स्ट्रक्चरल जीन भी, लेकिन ओपेरॉन हम सबको नहीं कहते। ओपेरॉन इज मेड अप ऑफ ओनली 3, वन इज योर प्रमोटर, second is your operator and third is your structural gene. Active binding site और regulatory gene are not the part of your operon. वो operon का पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है, ऑपरेटर भी 2 तरीके के होते हैं। ऑपरेटर इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज योर प्राइमरी ऑपरेटर and second is your pseudo operator. ये जो मैंने बताया, दिस वाज योर प्राइमरी ऑपरेटर, जो कि प्रमोटर के जस्ट बगल में प्रेजेंट होता है, जिससे रिप्रेसर इफिशिएंटली बाइंड करता है, अच्छे से बाइंड करता है, वो इफेक्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, ठीक है। लेकिन स्यूडो क्या है, स्यूडो मींस फॉल्स। तो ये ऑपरेटर बिफोर, इट इज प्रेजेंट बिफोर एंड आफ्टर प्रमोटर, ये प्रमोटर के पहले या बाद में प्रेजेंट होते हैं। सो अगर लैक ओपेरॉन की हम लोग बात करते हैं तो उसमें आई एम जस्ट गिविंग, अभी मैं लैक ओपेरॉन आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट हियर इट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स। फर्स्ट द बेसिक्स शुड बी क्लियर, ठीक है। तो बिफोर एंड आफ्टर प्रमोटर के प्रेजेंट है, तो सपोज इट इज समहाउ -90 पे और इधर +410 पे, ठीक है। तो यहाँ ऑपरेटर स्यूडो ऑपरेटर प्रेजेंट है, ठीक है। हियर इज योर pseudo operator that is present, pseudo operator में O3 O2 और ये ऑपरेटर 1 है। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे रिप्रेसर बहुत ही कम बाइंड होते हैं, इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, तो इसीलिए इसे pseudo फॉल्स ऑपरेटर कहते हैं। मेन जो होता है वो यही होता है। सो दिस इज द बेसिक क्लास फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट व्हाट इज ओपेरॉन इज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जीन्स, और जीन रेगुलेशन की बात हम लोग क्यों करते हैं और कैसे होता है, इट्स जस्ट अ, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्टिवेटर और रिप्रेसर समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमें समझना चाहिए सिस्टम्स होते हैं, देयर आर सिस्टम। जब हम लोग लैब ओपेरॉन भी पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग 2 तरीके के सिस्टम्स पढ़ेंगे, एक होता है पॉजिटिव सिस्टम, एक होता है नेगेटिव सिस्टम, ठीक है। तो जब एक्टिवेटर बाइंड कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है, अबव द बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन जा रहा है, तो कैसा इफेक्ट कर रहा है, वो पॉजिटिव इफेक्ट कर रहा है। तो जब एक्टिवेटर बाइंड करता है एक्टिव बाइंडिंग साइट से और उसके वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन में इंक्रीज होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, तो वो कैसा इफेक्ट दे रही है, पॉजिटिव इफेक्ट। तो इसीलिए इसे पॉजिटिव कहते हैं और रिप्रेसर को नेगेटिव कहते हैं। सो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। इसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बाद आते हैं सिस्टम्स के ऊपर, ठीक है। सिस्टम अब पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, एक्टिव और रिप्रेसर समझ में आ गया। अब होता है एक इंड्यूसिबल सिस्टम, ठीक है। वन इज योर इंड्यूसिबल सिस्टम और रिप्रेसिबल सिस्टम। ये 2 टर्म क्लियर होने चाहिए और इन्हीं दोनों पे ओपेरॉन हम लोग को पढ़ना रहता है। लैक ओपेरॉन इज योर इंड्यूसिबल सिस्टम और ट्रिप्टोफैन इज योर रिप्रेसिबल सिस्टम, ठीक है। इंड्यूसिबल सिस्टम का क्या मतलब है,
कुछ इंड्यूस हो रहा है, किसी के वजह से वो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, किसी के होने की वजह से वो प्रोसेस हो रहा है। सो इंड्यूसिबल सिस्टम में क्या है कि वो जो मेटाबोलाइट है या वी कैन से कंपाउंड, ठीक है, इफ इट इज प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, अगर वो मेटाबोलाइट या कंपाउंड एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, और तब जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, दैट इज योर इंड्यूसिबल सिस्टम, ठीक है। ये कैटाबॉलिक में आता है। कैटाबॉलिक में क्यों आता है? क्योंकि ये जो मेटाबोलाइट प्रेजेंट है उसके वजह से जो जीन का एक्सप्रेशन होगा तो वो ऐसे एंजाइम्स बनाएगी कि वो उस मेटाबोलाइट या उस कंपाउंड को तोड़ेगा और उसका यूटिलाइज करेगा, ठीक है। जैसे कि लैकोपेरॉन में क्या होता है, लैकोपेरॉन में लैक्टोज प्रेजेंट है, तो लैक्टोज इज व्हाट, इट्स अ इंड्यूसिबल एग्जांपल ऑफ इंड्यूसिबल सिस्टम। क्यों? क्योंकि लैक्टोज को हम एज इट इज एसर्शिया कोलाई नहीं यूज करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा, उससे जो ग्लूकोज मिलेगा उसको यूटिलाइज करेगा, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम प्रेजेंट है। तो जब सराउंडिंग में ये मेटाबोलाइट, जो मैं मेटाबोलाइट कह रही थी कि वो प्रेजेंट होगा तभी जीन का एक्सप्रेशन होगा, तो लैक्टोज जब प्रेजेंट है, तो इफ द मेटाबोलाइट इज प्रेजेंट इन द एनवायरमेंटल कंडीशन, then only the transcription will take place and the translation will take place that forms the enzyme that will break the lactose. Such systems are known as a inducible system, जिसमें कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ व्हाट, डिग्रेडेशन ऑफ द लैक्टोज। लेकिन रिप्रेसिबल सिस्टम्स क्या होते हैं? इट्स जस्ट अपोजिट ऑफ रिप्रेसिबल में हम लोग एनाबॉलिक करते हैं, दैट मीन्स कुछ बनाते हैं, वी हैव टू कुक, नॉट एग्जैक्टली वी। तो एसर्शिया कोलाई को क्या चाहिए? एसर्शिया कोलाई को अगर ट्रिप्टोफैन चाहिए, तो अब यहाँ पे उल्टा कंडीशन है, यहाँ पे ट्रिप्टोफैन एनवायरमेंटल कंडीशन में नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, इट शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द एनवायरमेंटल कंडीशन। जब वो एनवायरमेंटल कंडीशन में नहीं प्रेजेंट होगा तभी तो उसको बनाने की जरूरत पड़ेगी, और उसको बनाने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए, तब उस केस में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा, स्ट्रक्चरल जीन्स एक्टिव होंगी। तो वैसे सिस्टम को रिप्रेसिबल कहते हैं। मतलब एनाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है अगर वो मेटाबोलाइट या कंपोनेंट नहीं प्रेजेंट है तब। अगर सपोज देयर इज सम मेटाबोलाइट और कंपाउंड व्हिच इज प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, ठीक है, अगर वो एनवायरमेंटल सराउंडिंग में प्रेजेंट है और उसके वजह से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मतलब जीन का एक्टिवेशन हो रहा है, ठीक है, जीन एक्टिव हो रही है, तो वो इंड्यूसिबल सिस्टम है। लेकिन वो मेटाबोलाइट और कंपाउंड जो एनवायरनमेंट में नहीं प्रेजेंट है और जब उसकी जरूरत लग रही है उसको बनाने के लिए, जब स्ट्रक्चरल जीन्स एक्टिव होके मींस इस प्रोसेस का एक्टिवेशन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो रहा है, तो ऐसे सिस्टम्स को रिप्रेसिबल कहते हैं, जिसका एग्जांपल है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन और लैकोपेरॉन दोनों में एक इंड्यूसिबल है, एक रिप्रेसिबल है, लेकिन दोनों में ही अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है। दैट वी विल सी इन फर्दर वीडियोस, बट होप यहाँ तक इतना समझ में आया हो। So try to understand, and if you have not understand very clearly, just watch the video once again. Try to understand there are two types of gene, that is your housekeeping and constitutive. Then there are two types of system, that is your inducible and repressible. There are activator and repressible. Repressor, activator increases the efficiency of transcription above the basal level and hence it is known as a positive. And repressor lower down the transcription below the basal level by binding it to the operator site, जिसके वजह से movement of RNA polymerase have been stopped. So उस केस में negative. और operon क्या होते हैं? What are the components of operon? So hope you have understood it very clearly. Thank you. Please do like, share and subscribe with your friends so they may get also be benefited by this. Thank you.